हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, आज हम विज्ञान या जीव विज्ञान का एक महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जैसे कि इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, इसकी शाखाएं क्या क्या है, ये सभी। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ पर सर्वप्रथम दे रखा है विज्ञान क्या है। तो विज्ञान शब्द साइंटिया से लिया गया है, जिसका सामान्य अर्थ होता है ज्ञान। यहाँ पर दे रखा है कि विज्ञान शब्द साइंटिया से लिया गया है और इसका सामान्य अर्थ क्या होता है, ज्ञान होता है। विज्ञान की शाखाएं दे रखी है यहाँ पर कि विज्ञान की शाखाएं कितनी होती है। तो मुख्यतः विज्ञान की शाखाएं दो होती है, एक प्राकृतिक विज्ञान, दूसरा भौतिक विज्ञान। प्राकृतिक विज्ञान में क्या आता है, प्राकृतिक विज्ञान में आता है जीव विज्ञान, और भौतिक विज्ञान में आता है भौतिकी व रसायन विज्ञान। अब हम इसके बारे में पूरा डिटेल से अच्छे से पढ़ेंगे। जैसे कि यहाँ पर दे रखा है जीव विज्ञान। अब हम जीव विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि जीव विज्ञान शब्द दो ग्रीक शब्दों से लिया गया है। जैसे कि जीव विज्ञान शब्द कहाँ से लिया गया है, तो जीव विज्ञान शब्द दो ग्रीक शब्दों से लिया गया है। जैसे कि बायो का अर्थ होता है जीवन और लोजी का अर्थ होता है अध्ययन, अर्थात बायोलॉजी। अर्थात हम पढ़ेंगे कि जीवन या सजीवों के अध्ययन को ही हम जीव विज्ञान कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि जीव विज्ञान शब्द कहाँ से लिया गया है। तो हमने जाना कि जीव विज्ञान लेमार्क व ट्रेवेनियस ने दिया था। तो जीव विज्ञान के जनक किसे कहा गया है, तो जीव विज्ञान के जनक अरस्तु को कहा गया है। जीव विज्ञान की शाखाएं पढ़ेंगे कि पादप विज्ञान या वनस्पति विज्ञान। पादप विज्ञान या वनस्पति विज्ञान में बच्चों किसका अध्ययन किया जाता है, तो इसमें पौधों का अध्ययन किया जाता है। वनस्पति का जनक किसे कहा जाता है, तो वनस्पति का जनक थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। जंतु विज्ञान या प्राणी विज्ञान में क्या किया जाता है, जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। और जंतु विज्ञान के जनक किसे माना गया है, तो जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु को माना गया है। यह हमने जीव विज्ञान की उत्पत्ति के बारे में पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे कि सजीवों के क्या लक्षण होते हैं, हम कैसे पहचान सकते हैं कि यह सजीव है। तो हम सामान्यतः पहचान सकते हैं कि सजीवों में श्वसन होता है, वृद्धि होती है, प्रचलन होता है, प्रजनन होता है और उत्सर्जन होता है। जैसे कि ये जैव प्रक्रम के द्वारा होता है पूरा, पहले पोषण, फिर ऊर्जा, फिर इसको हम जैव प्रक्रम कर सकते हैं। तो अब हम इसके बारे में एक एक कर डिटेल पढ़ेंगे। जैसे कि सर्वप्रथम हम पादपों में पोषण पढ़ेंगे। जैसे कि पादपों या पौधों में पोषण कैसे होता है, तो पौधे स्वयं स्वपोषी होते हैं। मतलब स्वपोषी मतलब पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि पौधे अपना भोजन किसके द्वारा बनाते हैं, तो पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बनाते हैं। यहाँ पर हम प्रकाश संश्लेषण के बारे में पूरा डिटेल पढ़ेंगे कि प्रकाश संश्लेषण कैसे होता है। जैसे कि यहाँ पर दे रखा है प्रकाश संश्लेषण। हरे पौधे सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से अपना भोजन बनाते हैं। मतलब पानी से अपना भोजन ग्लूकोज स्वयं बनाते हैं। उसी प्रक्रिया को हम प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं। जैसे कि प्रकाश संश्लेषण पर यहाँ पर डिटेल दे रहा है कि यह हरे पौधे सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से अपना भोजन ग्लूकोज स्वयं बनाते हैं। इसी प्रक्रिया को हम प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं। यहाँ पर इसकी डिस्क्रिप्शन दे रखी है। जैसे कि CO2 प्लस H2O कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O जल या सूर्य के प्रकाश या पर्णहरिम की उपस्थिति में यहाँ पर बनता है ग्लूकोज और ऑक्सीजन। जैसे C6H12O6 प्लस O2। यहाँ पर मुख्यतः ऑक्सीजन बनती है। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि यहाँ पर इसका चित्र दे रखा है कि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल और ये पौधे, और यहाँ पर बनती क्या है, ऑक्सीजन बनती हैं मुख्यतः। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या आवश्यक होता है, हमने यहाँ पर ऊपर पढ़ा कि प्रकाश संश्लेषण में CO2 की ज़रूरत होती है, H2O या जल की ज़रूरत होती है, सूर्य के प्रकाश की ज़रूरत होती है और पर्णहरिम की ज़रूरत होती है। इसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि ऑक्सीजन इसमें बनती है। तो यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि प्रकाश संश्लेषण में क्या बनता है, तो ऑक्सीजन बनती है। यह ऑक्सीजन हमें प्राप्त होती है। पौधे अतिरिक्त ग्लूकोज को स्टार्च में परिवर्तित कर पत्तियों व सब्जियों फलों में संचित कर देते हैं। यहाँ पर दे रखा है कि पौधों के पास अगर अतिरिक्त ग्लूकोज हो तो ग्लूकोज को वो स्टार्च में परिवर्तित कर पत्तियों, सब्जियों, फलों में संचित कर देते हैं। जैसे कि प्रकाश संश्लेषण दे रखा है यहाँ पर कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ पर संपन्न होती है, तो पौधे के हरे भागों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। यहाँ पर दे रखा है कि हरे भाग मुख्यतः पत्ती ले सकते हैं, ये सभी। अब हम इसके बारे में और डिटेल पढ़ेंगे। जैसे कि यहाँ पर नोट दे रखा है पौधों का संचित भोजन। तो पौधों का संचित भोजन हम किसे कहते हैं, स्टार्च या मंड को कह सकते हैं। जंतुओं का संचित भोजन ग्लाइकोजन या वसा को कह सकते हैं। कवकों का संचित भोजन ग्लाइकोजन कहलाता है। स्टार्च का परीक्षण किसमें किया जाता है, तो आयोडीन में
किया जाता है। यहाँ पर दे रखा है कि स्टार्च प्लस आयोडीन का हम करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, गहरा नीला रंग प्राप्त होता है। यहाँ चित्र में दिखाया गया है, या आप चित्र देख सकते हैं। अब हम इसके बारे में और डिटेल पढ़ेंगे, जैसे कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ संपन्न होती है, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधे के हरित लवकों में संपन्न होती है। हरित लवक को कोशिका का रसोई घर भी कहा जाता है। पौधों का हरा रंग किसके कारण होता है, तो पौधों का हरा रंग हरित लवक या पर्णहरिम के कारण होता है। अब यहाँ पढ़ेंगे कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में मतलब क्या परिवर्तन होता है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। यह क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है कि पर्णहरिम में कौन सी धातु होती है, तो पर्णहरिम में मैग्नीशियम धातु पाया जाता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में मुक्त ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त होती है, तो इसमें कहाँ से प्राप्त होती है, मुक्त ऑक्सीजन जल के माध्यम से आता है। यह क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में अवशोषित प्रकाश का तरंगदैर्घ्य, यहाँ पर दे रखा है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में अवशोषित प्रकाश का तरंगदैर्घ्य 400 से 700 nm व एंगस्ट्रॉम में कितना होता है, 4000 से 7000 एंगस्ट्रॉम होता है। कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण में भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। जैसे कि कृत्रिम मतलब मानव द्वारा निर्मित होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सर्वाधिक किस रंग में होती है, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सर्वाधिक लाल रंग की उपस्थिति में होती है। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया न्यूनतम कहाँ होती है, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया न्यूनतम हरे रंग में होती है। सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है, तो सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषण शैवालों में होता है। अब हम इसके बारे में और पढ़ेंगे, जैसे कि पृथ्वी को सर्वाधिक ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त होती है, तो पृथ्वी को सर्वाधिक ऑक्सीजन शैवालों के द्वारा प्राप्त होती है। अब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया विधि पढ़ेंगे हम कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया विधि कितने प्रकार की होती है, तो इसमें 2 प्रकार की होती है, प्रकाशीय अभिक्रिया व अप्रकाशीय अभिक्रिया। अब हम प्रकाशीय अभिक्रिया के बारे में पूरा डिटेल पढ़ेंगे, जैसे कि प्रकाशीय अभिक्रिया। प्रकाशीय अभिक्रिया, इस अभिक्रिया को हम हील अभिक्रिया भी कहते हैं। यह क्रिया हरित लवक के थैलेडोकाइडा में संपन्न होती है। यह क्रिया केवल प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश की उपस्थिति में होता है, इसलिए इसे प्रकाशीय अभिक्रिया कहते हैं। इसे प्रकाशीय अभिक्रिया क्यों कह सकते हैं हम, क्योंकि यह प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होती है। यहाँ पर दे रखा है पूरा यह चित्र दे रखा है, जैसे कि यह प्रकाश स्टोमा, थाइलोकाइडा, बाहरी झिल्ली, ग्रेनम, आंतरिक झिल्ली, ये सभी दे रखे हैं। अभी हम इसके बारे में और पढ़ेंगे, जैसे कि CO2 प्लस H2O से अभिक्रिया कर क्या बनता है, C6H12O6 प्लस O2। यहाँ पर पदार्थ प्लस O2 और ऑक्सीकरण दे रखा है। यहाँ पदार्थ प्लस H2 या अपचयन दे रखा है, मतलब ऑक्सीकरण किसे कहते हैं, जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में संपन्न हो उसे ऑक्सीकरण कहते हैं, और जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है उसे हम अपचयन कह सकते हैं। अब हम इसके मुख्य चरण पढ़ेंगे कुछ, जैसे कि मुख्य चरण, जैसे कि पर्णहरिम सौर ऊर्जा को अवशोषित कर रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं। अब हमने पढ़ा था कि इसमें सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, तो किसके द्वारा होती है, पर्णहरिम के द्वारा होती है। सक्रिय पर्णहरिम आवश्यक ऊर्जा प्राप्त कर जल के अणुओं को विच्छेद कर देते हैं। यहाँ पर ये पॉइंट भी महत्वपूर्ण है, जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन प्राप्त होती है, उसे ऑक्सीजन वायुमंडल में मुक्त हो जाती है। जिससे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हमें प्राप्त होती है, वह ऑक्सीजन वायुमंडल में मुक्त हो जाती है। यहाँ पर इसके कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, जैसे कि हम वो पढ़ेंगे कि निम्न में से कौन पर्णहरिम का कार्य नहीं है। तो हमने पढ़ा था पर्णहरिम का कार्य जल के अणु का विच्छेदन, फोटॉन का अवशोषण, सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन, शर्करा का ऑक्सीकरण इसका कार्य नहीं होता है। अब हम अप्रकाशीय अभिक्रिया के बारे में पूरा डिटेल पढ़ेंगे कि अप्रकाशीय अभिक्रिया कैसे होती है। तो यहाँ पर दे रखा है कि अप्रकाशी, यह अप्रकाशी से हमें समझ में आ रहा है कि इसमें प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। यह क्रिया हरित लवक के स्टोमा में संपन्न होती है। इसे केल्विन चक्र भी कहा जाता है। इसे C3 चक्र भी कहा जाता है, क्योंकि इसका प्रथम स्थान यौगिक फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल है। यह 3 कार्बनिक वाला यौगिक होता है। अब इसकी यह पढ़ेंगे कि हम CO2 के अपचयन के फलस्वरूप शर्करा ग्लूकोज का निर्माण होता है। इसमें दे रखा है कि CO2 के अपचयन के फलस्वरूप शर्करा व ग्लूकोज का निर्माण होता है। अब हम इसके बारे में और डिटेल पढ़ेंगे, जैसे कि यहाँ पर और कुछ दे रखा है कि परपोषी पौधे के बारे में पढ़ेंगे या विषमपोषी पौधे। तो वह परपोषी या विषमपोषी पौधे किसे कहते हैं, जैसे कि वह पौधे जो अपना भोजन किसी अन्य जीवों से
भी प्राप्त करते हैं उसे परपोषी पौधे कहते हैं। मतलब जो पौधे अपना भोजन स्वयं के अतिरिक्त दूसरे से भी पौधों से भी प्राप्त कर सकते हैं उन्हें परपोषी पौधे कह सकते हैं। परपोषी पौधों के प्रकार दे रखे हैं यहाँ पर। परपोषी पौधों के प्रकार कितने होते हैं? 2 दे रखे हैं यहाँ पर, परजीवी पौधे व कीट भक्षी पौधे या मांसाहारी पौधे। अब हम परजीवी पौधों के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि यहाँ पर दे रखे हैं कि परजीवी पौधों के, यहाँ पढ़ेंगे हम कि परजीवी पौधों के उदाहरण दे रखे हैं यहाँ पर। तो इसके उदाहरण क्या होते हैं? अमरबेल। अमरबेल पूर्ण तना परजीवी होता है। विस्कम एल्बम, इसे आंशिक या तना परजीवी कह सकते हैं। रेफ्लेसिया अनोदी, इसे पूर्ण जड़ परजीवी कह सकते हैं। चंदन को हम आंशिक जड़ परजीवी कह सकते हैं। अब हम कीट भक्षी पौधे या मांसाहारी पौधों के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि यहाँ पर दे रखा है कीट भक्षी या मांसाहारी पौधे। तो यहाँ कीट भक्षी मांसाहारी पौधों में क्या आता है? नेफेंथिस, जैसे पिंचन प्लांट या इसे घटपर्णी भी कह सकते हैं। या यूट्रिकुलेरिया, इसे ब्लेडर वर्ट भी कह सकते हैं। ड्रोसेला सनड्यूस या डायोनिया को ग्रीन फ्लाई ट्रेप। जैसे कि अब हम पढ़ते हैं कि कीट भक्षी पौधे ऐसी मिट्टी में उगते हैं जहाँ N2 या नाइट्रोजन की कमी होती है। अब हम आगे पढ़ेंगे। जैसे कि अब हम पढ़ेंगे कि इसके बारे में और क्या दे रखा है। जंतुओं में पोषण, जंतुओं के में पोषण के बारे में हम पूरा डिटेल पढ़ेंगे। जैसे कि जंतुओं में पोषण कैसे होता है, ये सभी। पोषण, सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने या इसके उपयोग की विधि को हम पोषण कर सकते हैं। मतलब हम पोषण सामान्यतः किसे कहते हैं? तो सजीवों में हम खुद को ले सकते हैं। सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने और इसे उपयोग करने की विधि को ही हम पोषण कहते हैं। अब हम पोषण के तत्व, जैसे भोजन के घटक जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक हैं, उसे हम पोषक तत्व कह सकते हैं। मतलब हम पोषक तत्व किसे कह सकते हैं? जो हमारे शरीर में के लिए आवश्यक होते हैं उन्हें हम पोषक तत्व कह सकते हैं। इसमें क्या क्या हो सकते हैं इसके उदाहरण? जैसे कि शर्करा, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज और जल। अब हम इसके कुछ क्वेश्चन करेंगे। जैसे कि यहाँ पर दे रखा है कि 1 गिलास पानी पीने से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? तो हमें पता है कि इससे हमें 0 ऊर्जा प्राप्त होती है, क्योंकि इसमें कोई ऊर्जा नहीं होती। नोट दे रखा है यहाँ पर कि कार्बोहाइड्रेट, वसा प्लस प्रोटीन से हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं, और विटामिन, खनिज पदार्थ, जल ऊर्जा प्रदान हमें नहीं करते। जैसे विटामिन और खनिज पदार्थ और जल हमें ऊर्जा प्रदान नहीं करते हैं। अब इनके बारे में कुछ कार्य दे रखे हैं। जैसे कि हम इनके कुछ कार्य पढ़ेंगे। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट का क्या कार्य होता है? तो कार्बोहाइड्रेट से मुख्यतः हमें ऊर्जा प्रदान होती है। वसा संचित भोजन या संग्रहित भोजन को हम वसा कह सकते हैं। प्रोटीन का क्या होता है काम? प्रोटीन शरीर का निर्माण करता है। अब हम क्रम देखेंगे। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट सर्वाधिक तथा तात्कालिक ऊर्जा प्राप्त होती है। कार्बोहाइड्रेट वह होता है जिसे हमें सर्वाधिक व तात्कालिक ऊर्जा प्राप्त होती है। अब हम मुख्यतः अगला चरण पढ़ेंगे। जैसे कि पोषण के चरण दे रखा है यहाँ पर। तो पोषण के चरण मतलब पोषण हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? तो पोषण के चरण में सर्वप्रथम हम अंतर्ग्रहण, मतलब किसी चीज़ को ग्रहण करना, उसके बाद पाचन, उसको पचाना, उसके बाद अवशोषण, उसका अवशोषण होता है जो, उसका स्वांगीकरण मतलब उसका मिलना जुलना, निष्कासन यानी उसको बाहर निकालना। जैसे कि इनमें सामान्यता दे रखा है यहाँ पर एक क्रम कि भोजन के पाचन में शामिल जटिल प्रक्रिया को सही क्रम क्या होता है? तो इसका सही क्रम क्या होता है? हमने पढ़ा था अंतर्ग्रहण होता है, फिर पाचन होता है, फिर अवशोषण होता है, फिर उसका स्वांगीकरण होता है, फिर निष्कासन होता है। यह इसमें दूसरा ऑप्शन इसका सही दे रखा है। अब हम पाचन के बारे में पूरा डिटेल पढ़ेंगे। जैसे कि पाचन, सामान्यतः हम पाचन को कैसे समझ सकते हैं? देखिए पाचन हम किसे कहते हैं? भोजन के जटिल पोषक पदार्थों व बड़े अणुओं को सरल, छोटे या व घुलनशील अणुओं में बदलना ही पाचन कहलाता है। मतलब किसी चीज़ को पचाना ही पाचन कहलाता है। जैसे कि जटिल भोजन को सरल भोजन में, शर्करा को ग्लूकोज में, प्रोटीन को अमीनो अम्ल में, वसा को वसी अम्ल या ग्रीसलोन में। यह पाचन सामान्यता होता है। पाचन की क्रिया पाचन तंत्र में संपन्न होती है। मुख्यतः पूछा जाता है कि पाचन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? तो पाचन की क्रिया पाचन तंत्र में संपन्न होती है। और मानव पाचन तंत्र को 2 भागों में विभाजित किया गया है। यहाँ पर पूछा जाता है कि मानव पाचन तंत्र को कितने भागों में विभाजित किया गया? तो 2 भागों में विभाजित किया गया है। जैसे कि आहार नाल व समृद्ध ग्रंथियाँ। मतलब आहार नाल के बारे में पढ़ेंगे हम और ग्रंथियाँ के बारे में पढ़ेंगे। आहार नाल में क्या आता है? जैसे मुख से या मल द्वार तक एक लंबी नली आहार नाल कहलाती है। मतलब मुख से ग्रहण करने से और मल द्वार तक एक नली पाई जाती है, उसे आहार नाल हम कह सकते हैं। और समृद्ध ग्रंथियाँ में पाचन से समृद्ध ग्रंथियाँ होती है, जैसे कि यकृत, अग्नाशय और लाल ग्रंथियाँ। अब हम आहार नाल के भाग पढ़ेंगे। जैसे कि इसमें दे रखा है आहार नाल के भाग।
मतलब कहाँ से हम शुरू करते हैं, इसका पूरा डिटेल पढ़ेंगे। यहाँ पर दे रखा है मुख, उसके बाद मुख गुहिका, ग्रसनी, रासनली, आमाशय या पेट, छोटी आंत, बड़ी आंत या गूदा। अब हम छोटी आंत के कुछ भाग पढ़ेंगे, जैसे कि छोटी आंत के भाग में क्या क्या आता है। तो इसके भाग में आता है ग्रहणी, अग्र क्षुद्रांत आदि, ये तीनों ही आते हैं। और बड़ी आंत के भाग में अंधनाल, बृहदांत व मलाशय आता है। अब हम इसकी कुछ और डिटेल पढ़ेंगे इनके बारे में कि क्या दे रखा है। जैसे कि आहार नाल की लंबाई दे रखी है। यहाँ पर आहार नाल की लंबाई कितनी होती है, तो यहाँ पर दे रखी है कि आहार नाल की लंबाई 9 मीटर होती है। छोटी आंत की लंबाई 6 मीटर होती है। आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या होता है, तो छोटी आंत आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है। और बड़ी आंत की लंबाई 1.5 मीटर होती है। शाकाहारी जंतुओं का आहार नाल मांसाहारी जंतुओं की अपेक्षा यहाँ पर दे रखा है लंबा होता है। तो शाकाहारी जंतुओं का आहार नाल मांसाहारी जंतुओं की अपेक्षा लंबा होता है। अब हम मुख गुहिका के बारे में कुछ पढ़ेंगे, जैसे कि यहाँ पर दे रखा है मुख गुहिका। मुख गुहिका में क्या क्या आता है, तो मुख गुहिका में जीभ और दांत। जैसे कि हम जीभ के बारे में पढ़ेंगे, तो जीभ पर स्वाद कलिकाएँ पाई जाती है। जैसे कि जीभ पर 3 मुख्यतः स्वाद कलिकाएँ पाई जाती है। जैसे कि अग्रभाग से हमें जीभ से क्या पता चलता है, मीठा। हम आगे के भाग से हमें कुछ खाते हैं तो हमें मीठापन का स्वाद का पता चलता है। और किनारे से हमें नमकीन या खट्टेपन का पता चलता है। पिछले भाग से हमें कड़वे का पता चलता है। अब हम दांतों के बारे में पढ़ेंगे कि दांतों के अध्ययन को क्या कह सकते हैं। तो दांतों के अध्ययन को ओडेंटोलॉजी कहते हैं। ओडेंटोप्लास्ट दांतों का निर्माण करने वाली कोशिकाएं दांतों के ऊपरी परत बनी होती है। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम इनेमल कह सकते हैं। अब हम और पढ़ेंगे इसके बारे में डिटेल, जैसे कि इनेमल के यहाँ पर दे रखा है, इनेमल के नीचे डेंटिन परत पाई जाती हैं। और इनेमल का शरीर सबसे कठोर पदार्थ होता है। यह इनेमल शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है। मतलब पूछा जाता है कि शरीर का सबसे कठोर पदार्थ भाग क्या होता है, तो इनेमल होता है। इनेमल बना होता है तो कैल्शियम कार्बोनेट व कैल्शियम फास्फेट से बना होता है। अब हम इसमें पढ़ेंगे कि दांतों के प्रकार दे रखे कि दांत कितने प्रकार के होते हैं और कौन सा दांत क्या क्या कार्य करता है। तो यहाँ पर दे रखा है विषम दंती में कैसे विभिन्न प्रकार के दांत आते हैं। जैसे कि इसमें कृदंत का कार्य क्या होता है, काटने का कार्य होता है। और अधनक का कार्य चीरने फाड़ने के लिए होता है। अग्र चवर्णक चबाने के काम आता है। चवर्णक चबाने के काम आता है। गजदंत रूपांतरित कृंतदंत होते हैं। यहाँ पर कुछ दे रखा है। और द्विबार दंती किसे कहते हैं, तो द्विबार दंती दांत 2 बार उगने वाले दांत को हम द्विबार दंती कह सकते हैं या दूध के दांत कहते हैं। और दूध के दांतों की संख्या दे रखी है यहाँ पर कि दूध के दांत कितने होते हैं, तो दूध के दांत मुख्यतः 20 होते हैं। यहाँ पर दे रखा है कि दूध के दांत की संख्या कितनी होती है, तो दूध के दांत की संख्या 20 होती है। अब हम इसके बारे में और डिटेल आगे पढ़ेंगे, जैसे कि यहाँ पर दे रखा है और यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, हम उनको करते हैं। जैसे कि जीवन में 2 बार उगने वाले दांतों की संख्या कितनी होती है, तो जीवन में 2 बार उगने वाले दांतों की संख्या 20 होती है। जीवन में एक ही बार उगने वाले दांतों की संख्या, तो जीवन में एक ही बार उगने वाले दांतों की संख्या 12 होती है। यहाँ पर स्थायी दांत का सूत्र देकर रखा है। इनको हम क्या कहते हैं, ICPM के द्वारा, मतलब इनके नाम होते हैं ICPM। इसमें इसका सूत्र होता है 2123 × 2 होता है। और दूध के दांतों का सूत्र होता है 2102 होता है। मतलब ये 20 होते हैं। और अक्लेदार दे रखे हैं, तो अक्लेदार किसे कह सकते हैं हम, तो अक्लेदार अंतिम चवर्णक या तीसरा चवर्णक को हम अक्लेदार या पीछे के जो दांत होते हैं उनमें हम अक्लेदार दांत कह सकते हैं। यह 15 से 25 के बीच होता है। मतलब कुछ अवशेषीय अंग इन्हें हम बोल सकते हैं। मानव शरीर में कुल अवशेषीय अंग की संख्या है, तो मानव शरीर में कुछ अवशेषीय अंग की संख्या 100 हैं। अवशेषीय अंगों के उदाहरण दे रखे हैं यहाँ पर कि जैसे कि अक्लेदात, परिशेषिका, कर्ण पल्लव की मांसपेशियां, पुरुषों की निपल थे। अब हम इसके बारे में और डिटेल पढ़ेंगे।